दैट इज कॉल्ड एंटीरोवायरस। इसका नाम क्या है? एंटीरोवायरस फैमिली। सो एंटीरोवायरस आर दोज वायरसेस विच कैन कॉज वायरल मेनिंजाइटिस इन अ पेशेंट। लेकिन इसमें फीवर हाई ग्रेड होगी कि लो ग्रेड? इसमें लो ग्रेड फीवर होता है, क्योंकि व्हेनेवर इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इट यूजुअली कॉज हाई ग्रेड फीवर। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस के अंदर जो फीवर है वो क्या होता है? वो कम होता है। बात समझ गए कि नहीं? दिस इज कॉल्ड सीएसएफ इंटरप्रिटेशन। बहुत इजी। लेकिन अब यहाँ पे देखे दो चीजें याद रखें। a CSF finding, a CSF color is turbid। ये वर्ड नोट करें, ठीक है? टर्बिड, वर्ड इज टर्बिड। डायग्नोसिस, ये अगर क्वेश्चन आ जाए, टर्बिड धुंधला, CSF वैसे अक्लियर वाटरी फ्लूइड, लेकिन इसमें टर्बिडिटी है, गंध है, गंध। व्हेन द वर्ड कम के CSF के ऊपर देखने से उसमें टर्बिडिटी है, उसमें गंध है, टर्बिड CSF एज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ये किसकी मेनिंजाइटिस है? ट्यूबरकुलस। ये भी क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में आता है कि टर्बिड CSF एज अ डायग्नोस्टिक ऑफ विच मेनिंजाइटिस? आंसर इज ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। क्लियर है जी? So this is what all about you should know for CSF analysis। देखिए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस इज सेफ्ट्राइक्सोन। आप लोगों ने सेफ्ट्राइक्सोन लिखना एग्जाम में, ठीक है? तो ड्रग ऑफ चॉइस इज सेफ्ट्राइक्सोन। लेकिन अगर मेनिंजाइटिस किसने की है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने कराई है। अगर वायरस ने कराई है एसाइक्लोवीर, फिर क्या देंगे? एसाइक्लोवीर। देखिए मैं ड्रग लिख रहा हूँ, दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन। एंटीबायोटिक है कि नहीं? एंटीबायोटिक। तो किस मेनिंजाइटिस में देंगे? बैक्टीरियल। एसाइक्लोवीर इज एंटीवायरल। ये क्या है? एंटीवायरल इफ मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय एंटीरोवायरस, ठीक है? लेकिन अनदर थिंग टू रिमेंबर इज एम्फोटेरिसिन बी। ये नाम सुना है कि नहीं? तो एम्फोटेरिसिन बी क्या है? इट इज एंटी फंगल इफ मेनिंजाइटिस इज फंगल इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। लेकिन डेली टू डे केस में ओपीडी के अंदर जितने भी मेनिंजाइटिस के लोग आते हैं 90% मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। इसलिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग हम यूज करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर दैट इज सेफ्ट्राइक्सोन। वो क्या है? सेफ्ट्राइक्सोन, क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की जो केसेस है वो वायरल और फंगल से क्या होते हैं? वो ज्यादा होते हैं। याद रहेगी कि नहीं? दिस इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है जी? नेक्स्ट पॉइंट लेके, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग को मैंने सिनेरियो में मेनिंजिसमस वर्ड लिखा है। मेनिंजिसमस इज अ टर्म यूज फॉर नेक स्टिफनेस। ये किसको कहते हैं? नेक स्टिफनेस को कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस के अंदर क्या होता है? नेक स्टिफनेस होता है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज दिस बोन बिहाइंड द एयर? दिस बोन, एक्सीलेंट, दिस कॉल्ड मास्टॉइड बोन। क्या कहते हैं? मास्टॉइड। अब सुन ले, ये कौन सा बोन है यहाँ पे? क्लेविकल। और ये कौन सा बोन है? स्टर्नम। सुन ले, एक मसल है, ये जो मसल है ये पूरा ये नीचे आकर क्लेविकल से भी टच है और स्टर्नम से भी टच है, और ऊपर जाके किससे टच है? हाँ, मस्टाइड से। तो देखे इसका नाम क्या है? sternocleidomastoid muscle, a muscle which connects sternum with clavicum and goes into the mastoid bone, sternocleidomastoid muscle. This muscle helps that without changing the position of the body, you can see right and left. देखे हम आसानी से देख सकते हैं, पोजीशन ये है, फिर लेफ्ट भी देख सकते हैं, राइट भी देख सकते हैं। It provides neck flexibility, ठीक है? This muscle become irritated and become rigid if a patient have meningitis. देख अब यहाँ से थोड़ा सा इस तरह पकड़ के रखे ना, आप उधर देख सकते हैं? नहीं देख सकते, रिजिड हो जाती है। आप उधर देखेंगे पूरी बॉडी को इस तरह पोजीशन चेंज करेंगे। ऐसा कंडीशन जिसमें बॉडी के चेंज के बगैर आप लेफ्ट राइट ना देखें, इसको नेक रिजिडिटी कहते हैं या नेक स्टिफनेस कहते हैं। और नेक स्टिफनेस के लिए जो मेडिकल टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड मेनिंजिसमस। इसका कहते हैं? मेनिंजिसमस। तो मेनिंजिसमस इज अ साइन बट इट इज सीन इन मेनिंजाइटिस। दोनों सेम है क्या डिफरेंट है? हाँ जी, सेम है क्या डिफरेंट है? हाँ जी, डिफरेंट है। क्लियर है? मेनिंजिसमस इज सीन इन मेनिंजाइटिस बट इट इज नॉट मेनिंजाइटिस। एक चीज आप लोग को मैं सिर्फ रिकॉल करूं, लास्ट लेक्चर के साथ इसका एसोसिएशन है। ये साइड पे लेके इस मेनिंजाइटिस के साथ हमने थोड़ी देर पहले स्प्लीनोमेगेली पढ़ी है कि नहीं? हाँ जी, स्प्लीनोमेगेली और वर्सेस, ये भी अगर वाइवा में आ जाए तो आई वांट दैट यू पीपल शुड क्लियर हाइपरस्प्लीनिज्म और स्प्लीनोमेगेली में क्या फर्क है? एनीवन?
90% लोग इसको कहते हैं सिनोनिमस, एक दूसरे के सिनोनिमस, एक जैसे वर्ड, और दे आर रॉन्ग। स्प्लीनोमेगेली और हाइपरस्प्लीनिज्म में क्या फर्क है? हाँ, दोनों सेम है क्या डिफरेंट है? अब सुन ले, हाँ, हाइपरस्प्लीनिज्म अ कंडीशन इन विच स्प्लीन बिकम पुअर फंक्शनिंग, स्प्लीन का फंक्शन बढ़ जाती है। तो स्प्लीन का काम आरबीसी की क्या करना है? डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रक्शन रेट क्या होगी? जितना वो डिस्ट्रक्शन रेट बढ़ाएगी उतना कंपनसेशन की तौर पे अपना साइज क्या करेगी? बढ़ाएगी कि कम? बढ़ाएगी। भाई सेल ने ज्यादा काम करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए कि कम? ज्यादा। तो नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जितने सेल में ज्यादा आएंगे उतना सेल साइज बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो ग्लैंड बढ़ेगा। तो हाइपर स्प्लीनिज्म की वजह से क्या होती है? स्प्लीनोमेगेली। बात समझ गए कि नहीं? कभी कभार स्प्लीन का साइज क्या होता है, लेकिन उसमें डिस्ट्रक्शन आरबीसी की नहीं बड़ी होती, नॉर्मल होती, सिर्फ साइज बड़ी होती है, तो उसको हाइपरस्प्लीनिज्म नहीं कहते। ऑल हाइपरस्प्लीनिज्म कंडीशन है स्प्लीनोमेगेली। ये बात समझ गए? ऑल हाइपरस्प्लीनिज्म पेशेंट है स्प्लीनोमेगेली, बट ऑल स्प्लीनोमेगेली डू नॉट हैव हाइपरस्प्लीनिज्म। ये समझ गए कि नहीं? ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम्स में, आप लोगों से वाइवा में पूछते हैं। हाइपरस्प्लीनिज्म में स्प्लीन का काम बढ़ जाता है, जितना स्प्लीन रनिंग ज्यादा करेगा, काम बढ़ाएगा, उतना सेल साइज बढ़ेगा, ग्लैंड बढ़ेगा। तो डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा हो रही है, साइज भी बढ़ती जा रही है। तो हाइपरस्प्लीनिज्म लीड टू स्प्लीनोमेगेली। अगर स्प्लीन की साइज किसी डिजीज से वैसे बढ़ गई है, जरूरी तो नहीं है कि वो सेल डिस्ट्रक्शन भी बढ़ाए। तो सिर्फ साइज अगर बड़ी है लेकिन डिस्ट्रक्शन रेट बढ़ो नहीं है, उसको जस्ट स्प्लीनोमेगेली कहते हैं। क्लियर है? तो ये बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होता है, वो कहते हैं यार सिनोनिमस है। स्प्लीनोमेगेली हाइपरस्प्लीनिज्म में ये डिफरेंस आता है। ठीक है, मैंने इसलिए ये चीज बताई है कि मेनिंजाइटिस और मेनिंजिस्मस एक चीज नहीं है। मेनिंजाइटिस मेनिंजिस्मस आर डिफरेंट थिंग। मेनिंजिस्मस इज अ साइन ऑफ मेनिंजाइटिस। क्लियर है जी? ओके, देखिए मेनिंजाइटिस में ट्राइएड आते हैं, ट्राइएड, फीवर, फोटोफोबिया एंड वोमिटिंग, और टेट्राड में मेनिंजिस्मस आता है। ये चार चीजें जब भी आ जाए, थिंक अबाउट मेनिंजाइटिस। आज वो पेशेंट को सेफ्ट्राइक्सोन पे डाले और पेशेंट की लंबार पंक्चर करे, क्योंकि लंबार पंक्चर की फाइंडिंग में थोड़ा सा क्या लगता है? टाइम लगता है। तो अगर पेशेंट सेफ्ट्राइक्सोन को इम्प्रूव हो रहा है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो और डायग्नोसिस इज मोस्ट प्रोबेबली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर सेफ्ट्राइक्सोन देने से पेशेंट ठीक नहीं होता और फिर फाइंडिंग आ जाए उसमें वायरस है, तो फिर उसको स्विच ऑफ करेंगे और इसको स्विच ऑन करेंगे। लेकिन ट्रीट एवरी मेनिंजाइटिस इज अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, क्योंकि ज्यादा मोस्ट कॉमन कौन सा है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। क्लियर है? एक और चीज याद रखें, अगर फॉर एग्जांपल अ पेशेंट हैविंग फीवर, पेशेंट को क्या है? फीवर है, प्लस पेशेंट को साथ में जनाब नेक स्टिफनेस है, नेक स्टिफनेस प्लस वोमिटिंग, वोमिटिंग विथ फोटोफोबिया भी है, हो सकता है इसमें। तो देख केस किसकी तरफ जा रही है? मेनिंजाइटिस की तरफ जा रही है कि नहीं? फीवर भी है, नेक स्टिफनेस भी है, वोमिटिंग के साथ फोटोफोबिया भी है। लेकिन द वर्ड टू रिमेंबर, दिस इज स्टार पॉइंट, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सुन ले, व्हाट इज द डायग्नोसिस? गजनफर, व्हाट इज द डायग्नोसिस? हाँ जी, एनीवन? एहसन, व्हाट इज द डायग्नोसिस? एनीवन इन द क्लास? अब मेनिंजाइटिस ना लगा है, इससे तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज अ ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला एंड स्पाइनल कार्ड। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल, इसके इर्द गिर्द दिस इज पाया मैटर, इस तरह पाया मैटर। इसके बाहर क्या होता है? अरकनाइड मैटर। अरकनाइड मैटर के बाहर क्या होता है? ड्यूरा मैटर। और फिर स्कल बोन्स होती है। ठीक है,
अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए ना मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस तो बाहर की इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन है जिसको ब्रेन पेरेन्काइमा कहते हैं, ब्रेन के अंदर पेरेन्काइमा इज न्यूरोनल सेल, क्लियर है। अगर फीवर, नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग विद फोटोफोबिया है तो द पेशेंट इज स्टेबल। जीसीएस स्केल का नाम सुना है, ग्लासगोमा स्केल, ये हम आगे सर्जरी में पढ़ेंगे, ये असेसमेंट ऑफ इंजरी के लिए किया। कल हम ग्लासगोमा स्केल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो आपको बताएगा कि इस पेशेंट को क्या करना है। ग्लासगोमा स्केल उसमें 15 नंबर होते हैं, 15, ठीक है। उसका मिनिमम नंबर 3 है। अगर किसी की ग्लासगोमा स्केल 3 आ गई वो बंदा डेड है, डेड, ठीक है। अगर 15 है तो वो स्टेबल है, वो हम पढ़ेंगे कल। कहने का मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, वो फीवर के साथ आया है, नेक स्टिफनेस के साथ आया है, फोटोफोबिया भी है, वोमिटिंग भी है, पेशेंट इज ओके, स्टेबल है, बिल्कुल नॉर्मल है, इसका मतलब इसका ब्रेन इन्वॉल्व है कि बाहर एरिया है, ये मेनिंजाइटिस है। अगर बात अंदर की तरफ चली गई तो देयर शुड बी अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट डिजीनेस में जा सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। इट्स मीन के किस क्या चीज इन्वॉल्व है, ब्रेन पेरेन्काइमा, न्यूरॉन इन्वॉल्व है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पेरेन्काइमा न्यूरॉन, इसका एनसेफेलाइटिस, इसको क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस। तो देखिए दिस इज मेंशन इन द कोर्स वेरी वेरी एक्यूरेटली, डायग्नोस्टिक बिटवीन मेनिंजाइटिस वर्सेस एनसेफेलाइटिस, फोटोफोबिया, neck stiffness with fever without altered state of consciousness, that is meningitis। और अगर बात अंदर ब्रेन पेरेन्काइमा तक चली गई अंदर, it can altered state of consciousness, the patient become unconscious, so it mean meninges are involved के brain parenchyma and that is known as encephalitis। आप लोगों से अगर ओस्की वाइवा में या क्लिनिकल केस में एक बंदा एक पॉइंट पूछे, टेल मी दैट ओनली वन डिफरेंस बिटवीन मेनिंजाइटिस एंड एनसेफेलाइटिस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर पेशेंट स्टेबल है, वो बात कर रहा है, पेशेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंटैक्ट है, वो मेनिंजाइटिस है। अगर उसमें अल्ट्रेशन आ रही है, वो 2 घंटे पहले ठीक था, अभी उसकी आंखें बंद होने जा रही है, उसकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो रही है, चेंज हो रही है, इट्स मीन के मेनिंजाइटिस से बात आगे बढ़ी है, ब्रेन पेरेन्काइमा इन्वॉल्व है, दैट इज द डायग्नोस्टिक ऑफ एनसेफेलाइटिस। ये किसके अंदर होता है, एनसेफेलाइटिस के अंदर, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट आर अबाउट फॉर मेनिंजाइटिस एंड ऑफ एनसेफेलाइटिस, ठीक है जी। माइस्थीनिया ग्रेविस मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, हाँ जी। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर, चले कौन बता सकता है इसमें पेशेंट कैसे आता है, माइस्थीनिया ग्रेविस, हाँ, ओके, muscle weakness, but the word is proximal muscle weakness, lower limb weakness, especially during end of the day, sunset के टाइम पे, इसको कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस। एक था लिम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया, उसमें क्या होता है, वेरी गुड, पेशेंट इज हैविंग वीकनेस अर्ली इन द मॉर्निंग बट इम्प्रूव ऑन डेली वर्क। जिस तरह के ज्वाइंट पेन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस याद है, इसका अपोजिट है, ठीक है। चले जी, ocular muscle affected in which case, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में टोसिस होता है, लिम्बर्ट ईटन में नहीं होता। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, दूसरे में प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। कौन सा कैंसर है जो माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ एसोसिएट है, आप नहीं थे उसमें, थाइमोमा, थाइमस, थाइमस इज द ग्लैंड for T cell maturation, थाइमोमा is highly associated with myasthenia gravis। चलिए जी, आप बताएं कौन सा कैंसर लिम्बर्ट ईटन के साथ है, एक्सीडेंट, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स, और इसके अंदर एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन हो सकती है, इसमें एक्टोपिक एडीएच प्रोडक्शन होती है। एक्टोपिक एसीटीएच प्रोडक्शन से कार्टिसोल लेवल क्या होगा, ज्यादा, इसको कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, और एक्टोपिक एडीएच से एसआईएडीएच हो सकता है, एक्सीडेंट। These are called muscular problem, neuromuscular junction disease इसको कहते हैं। What is the test done for myasthenia gravis? बस एक चैलेंज टेस्ट हमने ना, इसमें एक टेस्ट यूज, सॉरी, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट क्या देते हैं, नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, एनीवन, नियोस्टिगमिन इज आंसर। शॉर्ट टर्म के लिए नियोस्टिगमिन, लॉन्ग टर्म के लिए पायरिडोस्टिगमिन देते हैं, डी फॉर ड्यूरेशनल ड्रग, इसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, पायरिडोस्टिगमिन देते हैं, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट शुड रिमेंबर फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है।
माइस्थीनिया ग्रेविस में अक्यूलर मसल्स आर ऑलवेज अफेक्टेड, लेकिन लैम्बर्ट ईटन में मसल्स इफेक्ट नहीं होते। तो ये जनाब इसमें पॉइंट्स याद आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है जी। इसमें लास्ट एक और मस्कुलर प्रॉब्लम है, ये लिखते हैं तो फिर कल इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे। 3 इसके लेक्चर आएंगे और कल वाला लेक्चर सबसे अहम है। टुमारो आई विल टीच स्ट्रोक्स, MCA ब्लॉक, ACA ब्लॉक, PCA ब्लॉक, ये नाम सुने कि नहीं? मिडल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक, इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक, ये बेसिक में भी नहीं पढ़े हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली। स्ट्रोक पाकिस्तान में कॉमन है कि नहीं? इस्केमिक स्ट्रोक, हीमोरेजिक स्ट्रोक, दे आर वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। इसके क्वेश्चन, इसके इन्वेस्टिगेशन और इसकी मैनेजमेंट सब पता होना चाहिए, ठीक है जी। लेके कि a 3-year-old child is brought by जिन लोगों ने मुझसे बेसिक पढ़े हैं ना, इन लोगों को ये पॉइंट आनी चाहिए, if they have a good memory, ठीक है ना। brought by their parents to physician, complained that they notice their baby, their child, which is not able to stand properly from sitting position। मसल वीकनेस हो सकती है कि नहीं? ऑन एग्जामिनेशन काफ मसल किधर होते हैं? नीचे, ये काफ मसल है। फुटबॉलर के स्ट्रांगर होते हैं काफ मसल, ठीक है। काफ मसल टेनिस के स्ट्रांगर होते हैं, फुटबॉलर के बहुत स्ट्रांगर होते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है सर? ये कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी, ठीक है। दूसरी, अपनी अपनी बारी पे आ जाए, शाबाश। हाँ शहजाद, क्या हो सकता है? एक्स लिंक मसला है, ठीक है। एक्स लिंक बेबी बच्चों में, चिल्ड्रन के अंदर बॉयज में होगा कि फीमेल? गर्ल्स में एक्स लिंक बॉयज में होता है, बॉयज अफेक्ट करता है। एनीवन? ये बच्चे जब बैठते हैं ना जमीन पे, सुन ले, ये जब ऊपर उठते हैं तो अपर लिम्ब का सहारा लेते हैं। दैट इज डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है ना? क्लियर है? दैट इज डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये हमने बायोकेम में पढ़ा है। इसमें बच्चों को मस्कुलर हाइपरट्रोफी तो होती है, मसल बाहर से मोटे नजर आते हैं, काफ हाइपरट्रोफी, लेकिन इसके अंदर फैट्स होते हैं, वो सही तरीके से डैमेज अंदर से होते हैं, वो सही तरीके से पावरफुल नहीं होते। दैट इज कॉल्ड डुशेनी डिस्ट्रोफी। तो मस्कुलर प्रॉब्लम है कि नहीं? एसन को साल पहले वाला कंसेप्ट याद है, ठीक है ना? दैट इज डुशेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये बच्चे क्या करते हैं, ये जब नीचे जमीन पे बैठते हैं ना और फिर ऊपर उठते हैं, इंसान बगैर सपोर्ट के तब उठ सकता है जब उसके मसल में पावर हो। ये बच्चे जब उठते हैं तो ये क्या करते हैं, देखे, अपर लिम्ब पहले रखते हैं जमीन पे, थोड़ा सा उठते हैं, फिर दोनों अपर लिम्ब कहाँ पे रखते हैं? नी पे, और नी को जोर दे के थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। इसका मतलब ये एपिसोड में ऊपर उठते हैं क्योंकि इसकी मसल में क्या होती है? वीकनेस होती है। याद रखे, अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को नोटिस करे कि वो जब जमीन से उठते हैं तो वो अपने किसका सहारा लेते हैं? अपर लिम्ब, दैट इज कॉल्ड गोर साइन। ये भी याद है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड गोर साइन। गोर साइन मीन व्हेन द बेबी यूज सपोर्ट अपर लिम्ब while standing from the sitting position, this is called गोर साइन पॉजिटिव। ये जब भी आ जाए दैट इज कॉल्ड डुशेनी। डुशेनी के अंदर याद रखना है, डुशेनी के अंदर दैट इज डायग्नोज एट द एज लेस देन 5 ईयर, लेस देन 5 ईयर।
इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन जीन का मसला होता है। किस जीन का मसला होता है? डिफेक्ट अगर आ जाए, किस जीन का डिफेक्ट है? आंसर इज डिस्ट्रोफिन जीन। एमसीक्यूज, दिस इज द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इन द बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट जीन कौन सी है? डिस्ट्रोफिन जीन है। डिस्ट्रोफिन इज अ जीन रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स। हमारे बॉडी की जो मसल स्ट्रेंथ है उसके लिए किस जीन का सहारा चाहिए? डिस्ट्रोफिन। अगर डिस्ट्रोफिन जीन डिफेक्ट हो जाए तो फिर लोकल मसल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी क्या? नहीं। डिस्ट्रोफिन जीन डिफेक्ट लीड टू लोकल डेथ ऑफ मसल सेल, कंडीशन नोन एज मायोनेक्रोसिस। इसको क्या कहते हैं? मायोनेक्रोसिस। और जब सेल की डेथ होती है तो वहाँ पे फैट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जो काफ मसल है वो फैट से भर जाते हैं, तो हमें ऐसे लग रहे होते हैं कि ये हेल्दी है, लेकिन इसके अंदर मसल सेल की क्या हो चुकी होती है? डेड। और अगर ये मसल सेल है, सुन लें, दिस मसल सेल कंटेन एन एंजाइम नोन एज क्रिएटिनिन काइनेस। इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिनिन काइनेस। और इस सेल के अंदर एक और एंजाइम होता है, द एंजाइम इज कॉल्ड एल्डोलेज। इसका नाम क्या है? एल्डोलेज। तो जब मसल सेल की नेक्रोसिस होगी तो सीरम में एल्डोलेज भी निकलेगा और क्रिएटिनिन भी निकलेगा। तो इफ अ बेबी प्रेजेंटेड बाय पेरेंट्स विद लेस देन 5 ईयर एज एंड दे नोटिस कि जब भी वो ऊपर उठता है, वो अपने अपर लिम्ब का सहारा लेता है, इट्स मीन दिस बेबी हैज अ जेनेटिक प्रॉब्लम in the dystrophin gene which lies on X chromosome. Such type of muscular weakness is called Duchenne muscular dystrophy। और इसके अंदर सीरम में सीके भी हमें सीरम में ज़्यादा मिलेगी और एल्डोलेज भी मिलेगी। सीके और एल्डोलेज सीरम में तब बढ़ता है when cell of the muscle become necrosed। जब मसल सेल की लाइसिस होगी, उसकी डेथ होगी, तो ये सीरम में क्या हो जाते हैं? वो बढ़ जाते हैं। Another question to remember, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइल्ड फॉर्म। ये कौन बता सकता है? माइल्ड फॉर्म ऑफ डुशेनी, इससे मुराद क्या है? माइल्ड फॉर्म ऑफ डुशेनी से मुराद ये है कि इन बच्चों में भी किस जीन का मसला होता है? डिस्ट्रोफिन। लेकिन डुशेनी के अंदर डिस्ट्रोफिन कंप्लीटली डिफेक्ट होता है। इन बच्चों में 50% डिस्ट्रोफिन काम करता है, 50% नहीं करता। तो ये बच्चे कभी कभार जब हिम्मत करते खुद उठ जाते हैं, लेकिन कभी कभार जब तकते हैं काम में तो फिर उठने के लिए अपर लिम्ब का सहारा यूज करते हैं। ये जो बच्चे हैं ये जल्दी डायग्नोज हो गए कि लेट? और ये जल्दी, क्योंकि वो तो उठ ही नहीं सकते ना। अब 3 साल 4 साल का बच्चा, तो मदर लाइक्स दैट हर बेबी वॉक एंड रन। माँ बाप तो खुश होते हैं, 3-4 साल में ये नहीं उठ सकते तो वो हैरान हो जाते हैं। तो डुशेनी के अंदर कंप्लीट डिस्ट्रोफिन का मसला है, तो 5 साल से कम उम्र बच्चे में डायग्नोज होता है। ये वाला पार्शियल डिफेक्ट है, किसमें? पार्शियल डिफेक्ट इन डिस्ट्रोफिन। किस जीन के अंदर? डिस्ट्रोफिन के अंदर। और डायग्नोज अर्ली होगा कि लेट? डायग्नोज अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर होता है, प्यूबर्टी में, ठीक है ना। तो ये माइल्डर फॉर्म ऑफ डुशेनी है, इसको कहते हैं बेकर डिस्ट्रोफी। दैट इज कॉल्ड बेकर डिस्ट्रोफी। ये एमसीक्यूज याद रखें। तो व्हेन डिस्ट्रोफिन जीन इज कंप्लीटली म्यूटेटेड, डिफेक्टिव, and the baby even can't able to stand up from a sitting position, and the children all the time use upper limb in their support, that type of condition is called Duchenne। लेकिन अगर पार्शियल डिफेक्ट ऑफ डिस्ट्रोफिन है, कभी ये बच्चे उठ जाते हैं, जब ये बाहर खेलते हैं वो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, फिर जब बैठते हैं ना तो उठ नहीं सकते। फिर माँ बाप इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेते हैं? नोट कर देते हैं। क्यों इस तरह होता है? जब जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है तो उसमें डिस्ट्रोफिन जीन का पार्शियल डिफेक्ट होता है। तो माइल्डर फॉर्म ऑफ डुशेनी विच डायग्नोज अ लिटिल बिट लेटर इन द लाइफ, दैट इज कॉल्ड बेकर डिस्ट्रोफी। क्लियर है? तो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी। कल इंशाल्लाह 12:30 पे मिलते हैं, ठीक है? ओके जी जी जी। हाँ जी। Okay, good question here is proton pump inhibitor is an irreversible blocker of proton pump on parietal cells and we also need HCl for activity। अगर ये कहते हैं प्रोटॉन पंप कोई बंदा दे तो फिर चाहिए कि उसको दूसरी टैबलेट लेने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि वो तो इरिवर्सिबल ब्लॉक हो जाता है। द रीजन इज डेली इंटेक में वजह यह है पैराइटल सेल इज एपिथेलियल सेल। तो जो पंप आज ब्लॉक हो जाए कल को वो सेल शेड हो जाएगा, इसकी जगह न्यू सेल आ जाता है। इसका मतलब पैराइटल सेल इज अ रिप्लेसेबल सेल। एवरी 2 to 3 डेज बाद न्यू सेल आ जाती है, उसमें नया प्रोटॉन पंप होता है।
इसलिए पीपीआई शुड टेक ऑन डेली बेसिस। क्लियर है? गुड क्वेश्चन। ये आप लोग एक्सप्लेन किया था ना।